अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, कौन सबसे नाजुक। हर बार की तरह इस बार भी विक्रम ने वेताल को वृक्ष से उतारकर अपनी पीठ पर लाद लिया। सफर काटने के लिए विक्रम को न बोलने की शर्त पर बेताल ने नई कथा सुनानी आरंभ की। वर्धमान नगर में धर्मराज नामक राजा का राज था। उसकी 2 रानियां थीं, दोनों ही बहुत नरम स्वभाव की थी। राजा उनका बहुत ख्याल रखता था। इसी नगर में स्थित एक मंदिर के पुजारी का नाम पंडित जगतराम था। मंदिर में उसके साथ उसकी पोत्री रूपा भी रहती थी। रूपा नवयौवना हो गई थी, इसलिए जगतराम उसके विवाह के लिए चिंतित रहने लगा था। एक बार राजा उस मंदिर में पूजा करने के लिए आया और रूपा को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि वो रूपा को अपनी तीसरी रानी बनाएगा। राजमहल में वापस पहुंचकर उसने अपने दूत के द्वारा पंडित जगतराम के पास रूपा से विवाह का संदेश भिजवा दिया। राजा का संदेश मिलने पर पंडित जगतराम चिंतित हो उठा। उसकी चिंता ये थी कि एक तो राजा की पहले से ही 2 रानियां थी और दूसरी चिंता ये थी कि रूपा की उम्र राजा से बहुत कम थी। पंडित जगतराम इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करके राजा का अपमान भी नहीं करना चाहते थे, किंतु उत्तर तो देना ही था। अतः उसने राजा के दूत को रूपा की कम उम्र का कारण बताकर वापस भेज दिया। दूत ने संदेश राजा को दे दिया। अगले दिन प्रातः राजा स्वयं मंदिर में पहुंच गया और पंडित जगतराम के चरण स्पर्श करके कहा, पंडित जी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं रूपा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। राजा के स्वयं आग्रह करने पर जगतराम मना न कर सका और उसने उस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। राजा ने जगतराम का धन्यवाद अदा किया और वापस महल में लौट आया। कुछ दिन बाद राजा धर्मराज और रूपा का विवाह हो गया। रूपा अब महल में छोटी रानी के रूप में रहने लगी। दोनों बड़ी रानियां भी उसे बहुत प्रेम करती थी। राजा ने भी रूपा को पूरा मान सम्मान और प्रेम दिया। रूपा भी दोनों बड़ी रानियों की भांति बहुत नरम स्वभाव की थी, अतः राजा उसका भी विशेष ध्यान रखते थे। पूर्णमासी के दिन राजा अपनी तीनों रानियों के साथ महल के उद्यान में टहलने आया। आकाश में पूर्ण रूप से खिला हुआ चंद्रमा बेहद सुंदर लग रहा था। घूमते घूमते सबसे बड़ी रानी ने कुछ समस्या महसूस की तो राजा ने पूछा, प्रिय, क्या हुआ? महाराज, चंद्रमा की तीव्र प्रकाश मुझे सहा नहीं जा रहा, पीठ में जलन होने लगी है। राजा ने जब बड़ी रानी की पीठ देखी तो वहां पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ने के कारण फपोले पड़ गए थे। राजा ने तुरंत पालकी मंगवाई और उसे उसमें बिठाकर वापस उसके कक्ष में भिजवा दिया। राजा अपनी मझली और छोटी रानियों के साथ उद्यान की सैर करने लगा। इसी बीच मझली रानी ने राजा से कहा, महाराज, ये गुलाब का पुष्प कितना सुंदर है, कृपया इसे तोड़कर मेरे बालों में लगा दें। राजा फूल तोड़कर उसे रानी के बालों में लगाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि फूल हाथ से छूटकर रानी के पैर में गिर पड़ा। फूल के पैर पर गिरते ही रानी दर्द से करहा उठी। चोट इतनी तेज थी कि पैर पर घाव बन गया, जिस कारण रानी को चलने में कठिनाई हो रही थी। राजा ने उसे सहारा दिया और सेवकों से कहकर उसके लिए भी पालकी मंगवाई। थोड़ी देर में पालकी आ गई और रानी उस पर बैठकर अपने कक्ष में चली गई। अब बाग में छोटी रानी रूपा और राजा धर्मराज रह गए। वो दोनों ही चांदनी रात का आनंद लेते हुए विहार करने लगे। घूमते घूमते अचानक छोटी रानी का सिर चकराने लगा और वो सिर पकड़कर एक ओर बैठ गई। राजा ने जब उसकी दशा देखी तो पूछा, प्रिय, अब तुम्हें क्या हुआ? महाराज, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अचानक कैसे हो गया? महाराज, कहीं दूर कोई मूसल चला रहा है और उसकी आवाज मुझसे सही नहीं जा रही है। राजा ने गौर किया तो उन्हें भी कहीं दूर से मूसल चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी, किंतु वो आवाज तो इतनी हल्की थी कि कोई गौर करके सुने तो ही सुनाई दे।
पर रानी को जब उससे समस्या हुई तो राजा उसे भी उसके कक्ष में छोड़ आया। विक्रम कहाँ खो गए? वेताल ने पूछा। विक्रम शांत था। लगता है कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब ये बताओ कि तीनों रानियों में सबसे अधिक नरम स्वभाव की कौन सी रानी थी? बेताल ने पूछा। बेताल, राजा की तीनों रानियां वाकई बहुत नरम स्वभाव की थी, किंतु मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा कोमल छोटी रानी रूपा थी, क्योंकि बाकी दोनों रानियां जिन चीजों से परेशान हुई थी वे तो प्रकट रूप में थीं, किंतु छोटी रानी रूपा तो दूर से आती मूसल की आवाज से पीड़ित हो उठी थी। अतः रूपा ही सबसे अधिक कोमल थी। विक्रम, तुम फिर बोल पड़े, इसलिए मैं जा रहा हूं। ये कहकर विक्रम की पकड़ से छूटकर बेताल उड़ते हुए दूर चला गया। विक्रम उसे काबू करने के लिए फिर उसके पीछे चल पड़ा।